आप सभी से अनुरोध है कि ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके हमें सपोर्ट करके जो हमारा मासिक लक्ष्य है जो हमें प्राप्त करना है, क्योंकि YouTube ने हमारी रीच रेस्ट्रिक्ट कर रखी थी, उसे आप अवश्य पूर्ण करवाएं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। प्रधानमंत्री मौन व्रत पर हैं और पूरे देश में विपक्ष चीत्कार कर रहा है। यानी ऐसा क्या होता है कि एक व्यक्ति मौन व्रत करता है और पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो उससे आशंकित होकर चिल्लाने लगता है और कहता है कि देखिए ये व्यक्ति मौन व्रत पर चला गया है, ये पता नहीं हमारी कौन सा नुकसान कर देगा। कभी आपने सुना है ऐसा? उनको इसमें भी समस्या है कि भाई प्रधानमंत्री जी जो हैं वो मौन व्रत करने वो क्यों विवेकानंद रॉक मेमोरियल में गए हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल का अपना एक इतिहास है और स्वामी विवेकानंद में प्रधानमंत्री की बड़ी आस्था है। वैसे भी कई लोग ये कहते हैं और ये सही भी है, जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने पूरे देश की अस्मिता को झकझोरा था और उन्होंने जिस प्रकार से भारत के अध्यात्म का डंका पूरे विश्व में बजाया था, उससे भारत की चेतना में एक नया संचार हुआ था, भारत के युवा में एक नया आत्मगौरव जागा था और उस आत्मगौरव के कारण ही हमारा युवा जो था वो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ पाया था। बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि स्वतंत्रता का असली बीज जो था वो स्वामी विवेकानंद ने बोया था। ऐसे व्यक्ति ने जहाँ आत्मज्ञान प्राप्त किया, जैसे शिला पर बैठकर आत्मज्ञान प्राप्त किया, उस पे एकनाथ रानाडे जो संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक थे, उन्होंने एक विवेकानंद समिति उन्होंने बना के और वहाँ पर रॉक मेमोरियल बनवाया। वहीं प्रधानमंत्री गए हैं और वो 2 दिन तक मौन व्रत रहेंगे। अब इस पर यदि पूरा का पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर और चला जाए चुनाव आयोग, अब उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं तो उसको एग्जिट पोल कहूँगा। एग्जिट पोल तरह तरह के आ रहे हैं। आपने देखा कि एग्जिट पोल एक वो भी आ रहा है जिसमें विपक्ष के बहुत सारे लोग मिलके और ये तैयारी कर रहे हैं कि 4 जून के बाद जब परिणाम आ जाएंगे और जो अपेक्षित परिणाम है यदि वैसे आ जाएंगे, वे भी जानते हैं कि परिणाम क्या आने हैं, तो वे पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि किस प्रकार से वे एक आंदोलन खड़ा कर सकें उस परिणाम की पृष्ठभूमि पर। और उसको बनाने के लिए बहुत सारे, आपको पता है कि एक टेम्पलेट भी जारी कर दी थी कपिल सिब्बल ने, क्या आप लोग जब काउंटिंग सेंटर में जाएँ तो पता नहीं क्या क्या करें। अब समस्या बस ये की है कि भाई इनके यहाँ लोगों को ट्रेन करने के लिए, काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेन करने के लिए व्यक्ति नहीं है, साधन भी नहीं है, ट्रेनर भी नहीं है। तो इसलिए जो भी काउंटिंग एजेंट बनेगा वो व्यक्तिगत रूप से ही बनेगा और चूँकि उसको वहीं रहना है, वो किसी भी तरह का जाके फालतू का बावेला करके नहीं पचड़े में फंसने वाला है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अलावा पश्चिम बंगाल के, जहाँ पर ये पूरी तरह से डायरेक्ट किया जाएगा ऊपर से। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक और नया सिस्टम लागू कर दिया गया और वो नया सिस्टम ये है कि कोई भी काउंटिंग स्टाफ राज्य सरकार का कर्मचारी या राज्य सरकार के उपक्रम का कर्मचारी नहीं होगा। जो भी कर्मचारी होंगे वो केंद्र सरकार के उपक्रमों से, बैंकों से और अन्य केंद्रीय जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से लिए जाएंगे। तो ये तो आप जानते हैं कि ये तो भाई ममता जी के लिए बहुत बड़ा एक धक्का है। ममता जी तो इसको कैसे सहन करेंगी, इसलिए ममता जी निश्चित रूप से इस पर कुछ ना कुछ आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वहाँ पर CRPF जो है वो पूरी तरह से काउंटिंग सेंटर्स पर मुस्तैद रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल ऑब्जर्वर बैठा रखे हैं। तो इन सब के दृष्टिकोण से ये है, आप समझें कि ये जो इन्होंने चीत्कार किया है, जो चीख चिल्लाहट की है, जो हल्ला गुल्ला किया है, एक प्रधानमंत्री के, एक वरिष्ठ नेता के मौन पर आश्चर्यजनक तो है ही, हास्यास्पद भी है और जैसा मैंने कहा वो एग्जिट पोल भी है। अब आप ये बताइए कि वो जा रहे हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो इलेक्शन है उनको पूरा हुए कितना समय हो गया है? 19 अप्रैल को तमिलनाडु में सारे के सारे चुनाव पूरे हो गए थे। 19 अप्रैल से 1.5 महीने होने वाले हैं
और वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, वो तमिलनाडु में भी जाकर वो मौन नहीं रख सकते, वहाँ पर कैमरा नहीं चल सकते। अरे भाई क्यों नहीं चल सकते, जबकि ये नियम है कि जो चुनाव है वो बंद वहीं होगा, उसी चरण में होगा जहाँ पर चुनाव प्रक्रिया में आगे जाने वाले। तो इसलिए चुनाव जो भी बंद हुआ है वो केवल वाराणसी में बंद हो गया है और उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में बंद हो गया है जहाँ पर चुनाव होने हैं। कल 1 तारीख को, कल यानी कल 13 कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ बंद हो गया है। तो भाई चीत्कार क्यों? मैं बताता हूँ आपको, कारण बताता हूँ। विपक्ष जो है वो लगातार प्रधानमंत्री को ये कहता रहा है कि भाई प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। उसका उत्तर आज बड़ी ही कुशलता से और बड़ा ही सटीक अमित शाह ने दे दिया कि भाई हम तो जब बच्चे थे तब भी नहीं डरते थे, इनकी नानी जी से नहीं डरते थे, सॉरी इनकी दादी जी से ही नहीं डरते थे। और दादी जी को वे कहते थे कि भाई असम के बारे में उन्होंने एक नारा बताया कि किस तरह से उनको खूनी कह के, इंदिरा जी को खूनी कह के, और बच्चों के रूप में भी वो नारे लगाते थे। तो वो कह रहे थे जब उनसे नहीं डरे तो इनसे हम क्या डरेंगे। आखिरकार ऐसा क्या है डराने के लिए राहुल गांधी में, या राहुल गांधी के जो सिपह सालार हैं उनमें? वो तो बिल्कुल पॉलिटिकली एक प्रकार से निरर्थक लोग हैं, यूजलेस जिसको बोलते हैं। और उनकी यूजलेसनेस आपको 4 तारीख को दिख जाएगी जब खड़गे साहब रिज़ाइन कर देंगे। वो खड़गे साहब का काम ही यही था, खड़गे साहब को बढ़ाया ही इसीलिए गया था। उनको जो है वो पोजीशंस इत्यादि इसीलिए दी गई थी कि वो जो है वो लोकसभा की हार का ठीकरा अपने सर पर ले सकें, क्योंकि अगर लोकसभा में जीत भी हो जाती तो उनका क्या होना था, क्योंकि प्रधानमंत्री तो भैया पप्पू जी को बनना था। प्रधानमंत्री तो पप्पू जी, जब तक जो है लोगों को पता रहेगा कि भाई पप्पू जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तब तक तो कांग्रेस का कोई किसी भी प्रकार का कोई ठौर होगा नहीं। इस देश की राजनीति में किसी भी प्रकार का उनको कोई परिणाम मिलना नहीं है। और जब यह बिल्कुल स्पष्ट है, तब हर व्यक्ति यह प्रयास कर रहा है कि किसी न किसी तरह से बहाने ढूंढे, इन बहानों को लेके वो बच जाए। आपको 2019 का किस्सा सुनाता हूँ। 2019 में प्रवीण चक्रवर्ती जो इनके एक बड़े सलाहकार हैं, तो प्रवीण चक्रवर्ती ने पूरा कैलकुलेशन लगा के और राहुल गांधी को ये समझा दिया था कि आपकी 183 सीटें आ रही हैं। और 183 सीटें कौन कौन सी आ रही हैं ये भी बता दिया था। पप्पू जी का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो उनकी बातों को अक्षरशः सत्य मान गए। और इन्होंने, प्रवीण चक्रवर्ती ने ये भी बता दिया था कि किन दशाओं में आपकी जो है सीटें नहीं आएंगी। और उन्होंने सबसे बड़ा कारण पप्पू जी को ये समझा दिया था कि भाई यदि ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई तो हो सकता है कि आपकी ये सीटें ना आए, वरना ये तो सीटें पक्की ही। इस बार भी उनको यही कुछ समझा दिया गया है। और ये समझाने में इस बार प्रवीण चक्रवर्ती ने होशियारी ये की है कि वो अकेले नहीं है। उन्होंने जयराम रमेश जैसों को, सुप्रिया श्रीनेत जैसों को, इनको सबको भी शामिल कर लिया उस पूरे गैंग में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जयराम रमेश जो हैं वो बड़ी शिद्दत से, बड़े ही कन्विक्शन से बता रहे थे कि भाई 6 राउंड में हम 272 पार हो गए हैं और 7वें में हम 350 पार हो जाएंगे। वैसे हम जयराम रमेश जी से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि भाई ये तो बता दो आप 272 कितने में पार हुए हो, क्योंकि अगर आप 280 पार होते तो आप 280 पार कहते। तो हम मान लेते हैं आपने कहा आप 272 पार हो गए, तो आप 275 सीटें पार हो गए। तो 275 सीटें और आप 7वें राउंड के बाद 350 पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप 7वें राउंड में 75 सीटें जीतने जा रहे हैं। भाई साहब, सीटें तो 75, जो 7वें राउंड में सीटें तो 57 ही हैं जिन पर चुनाव हो रहा है। तो उन 57 सीटों में आप 75 सीटें कैसे जीत जाओगे, ये आप बता दो हमको जयराम रमेश जी। नहीं तो ये मान जाओ कि आप पप्पू का मोतिया बना रहे हो। वो बेचारा भोला भाला व्यक्ति, हाँ, पहली बार मैंने देखा, अभी कुछ दिनों पहले मैंने क्या देखा, मैंने कहा कि यार याद करें कि इससे क्या होता था। तो मैंने अर्नब गोस्वामी का इंटरव्यू देखा जो पप्पू जी का लिया गया था पहली बार, जो उनका पहला इंटरव्यू था। भाई साहब, ये तो बिल्कुल जो है ना, जिसको हम कहते हैं कि इट वाज चाइल्ड स्लॉटर, दिस इज नॉट डन। उसके बाद से एक प्रकार से पप्पू जी का करियर ही समाप्त हो गया। लोगों ने उनको पप्पू मान लिया वहीं से। बाद में सिद्धू ने उनका नामकरण भी कर दिया उसी प्रकार से। और सारे के सारे लोग ये समझ गए कि भाई ये व्यक्ति जो है ये पूरा का पूरा किताबी है, इसको कुछ नहीं पता है, ये फालतू है।
अब उसी किताबी व्यक्ति को जयराम रमेश ने ये समझा दिया कि 57 सीटों के चुनाव में वो 75 सीटें जीत जाएंगे, और उन्होंने मान लिया। अब वो 350 की बात करने लगे। क्यों? क्योंकि मोदी जी जो हैं वो शुरू से कह रहे हैं कि भाई 400 पार जाएंगे। उनके पास कारण है, वो कह भी रहे हैं, उन्होंने बता भी दिया कि यार 400 तो हमारे पास आसपास है ही हैं, 400 के आसपास, तो उससे ज़्यादा ही तो टारगेट देंगे ना। तो भाई यह कारण है कि उस व्यक्ति का मौन इन लोगों को बुरी तरह से मथ रहा है, और यह लोग जो चाटुकार हैं उनको लग रहा है कि भाई इसको तो सब पता है, इसको यह पता भी चल गया है कि इसकी कितनी सीटें आनी हैं, इसको ये भी पता चल गया है कि हम लोग सब अभी तक हमारे लीडर पप्पू जी से हम झूठ बोल रहे थे, और आगे हमारा क्या होगा कि पिछली बार तो भाई हमने सबने इसी प्रवीण चक्रवर्ती पर सारा का सारा दोष मढ़ दिया था। इस बार क्या होगा, हमको सबको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाई गांधी फैमिली तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती नहीं। ये कारण है कि प्रधानमंत्री के मौन से बाकी सारे दलों के जो भी झूठ बोलने वाले और चढ़ाते अपने नेताओं को चढ़ाने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनमें हाहाकार है, और वह हाहाकार चीत्कार के रूप में हमें सुनाई पड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।